जय हिंद एस्पिरेंट्स। क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप सब बढ़िया चल रहा है। ये है पार्ट 9th और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसमें पीवाईक्यूज शामिल हैं और अलग अलग एग्ज़ाम्स से मैंने इसमें से क्वेश्चंस डाले हैं। तो डेफिनेटली ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। अच्छे से नोट्स बना लीजिए। यूपी आर ओ 2025 के लिए तो ये समझो रामबाण है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब इट। आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। शुरू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अगर हिमालयाज़ की बात करें तो ये कैसे माउंटेन्स हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। माउंट किलिमंजारो कैसे माउंटेन्स हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। और जो टेबल माउंटेन है ये कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन। अपलाशियन माउंटेन्स कैसे हैं? ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हिमालयन रेंजेस की बात करें, हिमालय रेंजेस में कई सारी पहाड़ियाँ आती हैं, कई सारी रेंजेस आते हैं। तो उसमें ये कई बार क्वेश्चन पूछता है साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो सीक्वेंस है वो क्या है। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ लिखा हुआ है, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। KLZPT, KLZPT याद कर लीजिए। के से है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर। दिस इज़ द सीक्वेंस। प्लीज़ इसको एकदम अच्छे से रट लो। और ये डेफिनेटली ऐसा सीक्वेंस में ही पूछता है। बताया ना मैंने कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, आपको सीक्वेंस बताना होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। अगला पॉइंट है जो मानस नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? आसाम में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसे मैचिंग में आता है, ठीक है। ओके, मानस नेशनल पार्क आसाम में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। न्योरा वैली नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक। ओके, एक कमेटी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसको नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर नॉमिनेट करता है इसके मेंबर्स को। और इसमें 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, नॉट मोर देन 15 मेंबर्स, जिसमें कि स्पीकर तो होता ही है, डिप्टी स्पीकर होता है, और जो स्पीकर होता है वो इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर होता है। 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 29। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस टाइप की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। एक पहला सेंटेंस होगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़, दूसरा होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, फिर तीसरा होगा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और चौथा कोई और ऑप्शन होगा। तो आपको पता होना चाहिए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29 में, ठीक। चलो, फिर अगला पॉइंट है ब्लैक कोट सिंड्रोम। ये क्या होता है भाई, ब्लैक कोट सिंड्रोम? तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये ऐसे लिखेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक कोट सिंड्रोम, और 4 सेंटेंस लिखे होंगे। तो उन 4 सेंटेंस में सही सेंटेंस क्या है ध्यान रख लो। देखो, आपने देखा होगा कि कोर्ट कचहरी का नाम सुन के ना जनरली लोग डर जाते हैं, और खास करके जब कटघरे में खड़ा होना पड़े तो आदमी को और डर लगता है। उसी को ब्लैक कोट सिंड्रोम कहते हैं। वकील काले कोट पहनते हैं ना, तो इट इज एक्चुअली एंग्जाइटी एंड फियर एक्सपीरियंस्ड बाई ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन द कोर्ट रूम। तो कोर्ट रूम में जो एक आम आदमी होता है उसको जो डर लगता है ना, ये कोर्ट कचहरी को देख करके, वकील और जज को देख करके, ये सब, तो उसको जो डर लगता है उसी को ब्लैक कोट सिंड्रोम कहते हैं। ओके, अच्छा, कुछ प्लेट्यूज है। एक है पॉन्टिक और एक टॉरस, ठीक। इन दोनों के बीच में एक प्लेटू है, एनाटोलिया का प्लेटू। अनातोलिया का प्लेटू ये कहाँ पर है? इसको एशिया माइनर प्लेट भी बोलते हैं, टर्की में स्थित है, जो अब नाम बदल गया है, इसको तुर्की कहते हैं, जिसकी कैपिटल है अंकारा और करेंसी है लीरा। फिर चियापास प्लेटू, ये आपको मैक्सिको में मिलेगा। चियापास एक स्टेट भी है, वहाँ पे एक प्लेस का नाम है चियापास। लोएस्ट प्लेटू ये आपको मिलेगा चाइना में। जुरा माउंटेन्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे स्टार मार्क कर लेना। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, राइन और डेन्यूब। ये बॉर्डर बनाता है किसका? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बताएगा देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 या 3 4 स्टेटमेंट्स लिखा होगा।
रिटन अबाउट जोरा माउंटेन्स, विच ऑफ देम आर करेक्ट, या फिर हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें हो सकता है स्विट्जरलैंड की जगह जर्मनी कर दे, बट राइट क्या है, ये बॉर्डर बनाता है किन दो देशों के बीच में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ठीक, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसको स्टार मार्क कर लो एकदम। क्या है ये है एक्चुअली जो लेक विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील, कौन से ऐसे देश हैं जिनकी बॉर्डर विक्टोरिया झील से लगती है, तो ये ट्रिक है याद करने की, कूट, KUT, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से लगती है, कूट याद रख लेना। चलो अब यहाँ पे कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, ये एज इट इज ऐसा पूछ लेता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, मसाई, बांटू एंड जुलू, ये अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, ये कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स में रहते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको क्राल कहते हैं, ठीक है, उस सेटलमेंट को क्राल कहते हैं। यूट भी एक टाइप की ह्यूमन सेटलमेंट है, ये जो मंगोलिया की खाना बदोश है ना, नोमैड्स, वो बनाते हैं, ठीक है। इस्बा रशिया में पाई जाता है, ये भी एक ह्यूमन सेटलमेंट है, और ऑल ये पाया जाता है कॉकेसस एंड सेंट्रल एशिया में, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ वार्म विंड्स, गर्म हवाएं, और वो किस रीजन में चलती हैं ये लिखा हुआ है। तो डॉक्टर विंड ये कहाँ पर मिलेगा आपको, गिनिया कोस्ट में। डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है उसमें, तो वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसको क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से जो उसमें फंगस वगैरह होता है, बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो साफ हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डॉक्टर विंड। जोंडा ये भी एक वार्म विंड है, ये कहाँ पर चलेगी, ये कहाँ पर मिलती है, एंडीज प्लेन्स में। ब्रिक फील्डर ये मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में, और हबूब ये मिलेगा आपको नॉर्दर्न सूडान में। फिर कुछ एलोट्रोप्स हैं। अच्छा एलोट्रोप्स होते क्या हैं, तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चरल टाइप्स जो होते हैं उसी को एलोट्रोप्स कहते हैं। तो कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन से कार्बन के एलोट्रोप्स नहीं है, तो उसमें 5-6 लिखा होगा, 3-4 लिखा होगा, और उसमें से 1-2 होगा जो नहीं होगा, तो पता होना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। तो देखो ग्रेफाइट तो है, डायमंड है, फुलरीन भी है, ग्राफीन भी है, और कार्बन भी, सॉरी कार्बाइन भी है, बट चायोवाइट और कार्बन हैलाइड्स ये नहीं है। अब आप बोलोगे देखो चायोवाइट को इसको ऑल्सो नोन एज इट इज व्हाइट कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा कार्बन हैलाइड्स आप तो बोलोगे भैया इसमें तो कार्बन है, तो ये फिर कार्बन का एलोट्रोप क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है सेम एलिमेंट का, ठीक है। बट ये क्या है, हैलाइड्स हैं, इसमें कार्बन और भी एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, तो वो कार्बन का एलिमेंट नहीं रह गया, वो कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट की बात की गई, इसलिए क्वेश्चन जब आए तो ध्यान से पढ़ो। अच्छा ब्लैक गोल्ड एक टर्म है, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ब्लैक क्यों, क्योंकि ये जब निकलता है तो काला होता है। गोल्ड क्यों, क्योंकि ये प्रीशियस है, जैसे गोल्ड प्रीशियस है वैसे ही पेट्रोलियम तो प्रीशियस है ही भाई, कीमती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। क्या, दो टाइप के, देयर आर टू मेन प्राइमरी मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेन तरीके होते हैं, क्या, इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। अब ये दोनों हैं क्या, देखो सीटू से याद रखो साइट, तो ऑन साइट, या फिर इसमें ऐसे स्पीशीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऐसे स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है जो वहीं के नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जैसे जो जहाँ पे रहते हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाए तो वो इन सीटू मेथड हो जाता है। जैसे फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स। अब जैसे यहाँ पे बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसरस पाया जाता है। अब वो पाया कहाँ जाता है, वहीं पाया जाता है, ऐसा तो है नहीं कि जो एक सींग वाला गैंडा है वो यहाँ यूपी में पाया जाता है, यूपी में तो नहीं पाया जाता। तो क्या होगा, अब जो एक सींग वाला गैंडा है वो काजीरंगा में ही पाया जाता है, वहीं पे उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, तो जहां पाया जा रहा है वहीं कंजर्व किया जा रहा है, इसीलिए उसको कैसा मेथड बोलेंगे, इन सीटू बोलेंगे। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ऐसे ही बर्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। फिर है एक्स सीटू जिसको ऑफ साइड बोलते हैं, यानी कि किसी स्पीशीज को जहां की वो है वहां से हटा करके किसी और जगह जब उसको प्रोटेक्शन दिया जाए उसी को एक्स सीटू कहते हैं, यानी प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी
आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स, जूज। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, क्या, वन हॉर्न राइनोसेरस का, ठीक है। अब एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है, वहीं पे उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो वो इन सीतु हो गया। अब उसी एक सींग वाले गैंडे को उठा करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चिड़ियाघर में रख दिया जाए, वहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वहां पे उसका सही से रख रखाव किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सीतु, यानी वो अब अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर आ गया है और बाहर आकर के उसका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्स सीतु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्बू घोड़ा, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। घोड़ा खाल एक प्लेस है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पे है, किस स्टेट में है घोड़ा खाल। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि नेशनल AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इनको मानता है कि एयर जो पोल्यूशन होता है वो इन 8 पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है। तो वो कौन 8 हैं, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 10, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3 अमोनिया एंड PB लेड। दीज आर 8 पॉल्यूटेंट्स, ठीक। नेक्स्ट, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, ये हैं क्या, तो ये भाई साहब पेड़ों की पत्तियों में एक बीमारी हो जाती है, किसकी वजह से, स्मॉग की वजह से। स्मोक और फॉग को मिला करके स्मॉग बनता है और इसकी वजह से पत्तियों में एक बीमारी लग जाती है, उसी को कहते हैं क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, ठीक। फिर अगला पॉइंट है UNFCCC, क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर्स हैं बॉन, जर्मनी में। इसी के अंतर्गत आता है क्योटो प्रोटोकॉल, और इसी क्योटो प्रोटोकॉल के सेक्शन 12 में बात की गई है किसकी, क्लीन डेवलपमेंट मिशन की, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कुछ टर्म्स हैं और यहाँ पे लिखा हुआ किसने दिया, तो डीप इकोलॉजी टर्म दिया था अर्नेस्नेस ने, फिर इकोसिस्टम दिया है टॉन्सले ने, इकोलॉजी टर्म दिया है अर्नस्ट हैकल ने, और इकोलॉजिकल नीश ये टर्म दिया है ग्रिनैल ने, ओके। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिस्कवर किसने किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, चुंबक के गुण भी होते हैं, ये किसने डिस्कवर किया था, तो हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड। अच्छा, उसमें ऑप्शन में ना कूलॉम्ब भी लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा कूलॉम्ब लॉ जो है वो तो कुछ यही तरीके की बात करता है, मैग्नेटिज्म एंड ऑल, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वो, तो भैया कंफ्यूज मत हो ना, हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने इसको डिस्कवर किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। कुछ यहाँ पे स्कीम्स लिखी हुई हैं किससे रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम लिखी हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं, पेइंग गेस्ट स्कीम 1994 में शुरू हुई थी, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम 2008 में, और डिस्कवर योर रूट्स स्कीम 2003 में शुरू हुई थी, ओके। लोकटक झील जो है कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। इसके ऊपर जो आइलैंड्स हैं, तैरते हुए आइलैंड्स, उनको क्या कहा जाता है, फुमडीज कहते हैं इनको, ओके। फिर जो कुडप्पा सीरीज की जो रॉक्स हैं कर्नाटक में आपको मिलेंगी, तो कुडप्पा सीरीज की जो रॉक्स हैं वो कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि धारवाड़ सीरीज की जो रॉक्स हैं उनमें जब इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तब जाकर के ये कुडप्पा सीरीज की चट्टानें बनती हैं। धारवाड़ कहाँ पे मिलेगा आपको, कर्नाटक में, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर लाइमस्टोन, मार्बल और एस्बेस्टस, इन सब चीजों के लिए फेमस है, कौन सा, कुडप्पा सीरीज। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स दी हुई हैं, फलों की कुछ क्रॉप्स हैं, और यहाँ पे उनकी वैरायटी लिखा हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे वैरायटीज लिखा है, दिस इज रॉन्ग, वैरायटीज नहीं होता, इसके पहले भी वीडियो में मैंने बनाया था, वैरायटीज नहीं होता, वैरायटी होता है। ये फ्लो में लिख गया होगा, वो अलग की बात है, बट मैं ही आपको बता रहा हूँ, इट इज रॉन्ग, वैरायटी होता है, ठीक है, ऐसे सिर्फ वाई होगा, ओके। सो मैंगो की क्रॉप होती है क्या, अर्का उदय, गुआवा की अर्का किरण, पॉमग्रेनेट की अर्का निकिता, और ट्यूबरोज एक तरीके का फल होता है, सॉरी फूल होता है, उसी में फल आता है एक्चुअली, हाँ देखो, हाँ सही बताया, देखो ये जो ट्यूबरोज है ना, ये फल नहीं है, फूल है। और यहाँ पे मैंने ट्यूबरोज क्यों डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इसलिए आया था, ऐसे आया था, इसमें ट्यूबरोज की जगह पे बनाना लिखा हुआ था, ठीक है। अब बनाना की वैरायटी तो अर्का वैभव है नहीं, तो ये जो ट्यूबरोज है ये एक फूल की प्रजाति है और उसकी वैरायटी है क्या, अर्का वैभव, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये जो है
इसलिए मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चरल नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ क्रॉप्स लिखा था। ठीक, ओके। तो भैया आंवले का प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उत्तर प्रदेश में जो सबसे नंबर 1 पर है आंवले के उत्पादन में वो है प्रतापगढ़। और अगर आंवले के उत्पादन में बात करें यूपी में, तो पूरे भारत का 60% से अधिक प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही होता है। किसका? आंवले का। अच्छा, एक टर्म है फर्टिगेशन, ये क्या होता है? तो भैया फर्टिलाइजर और इरिगेशन को मिला करके बनता है फर्टिगेशन, यानी कि जब पानी के थ्रू फर्टिलाइजर्स को पहुंचाया जाए उसी को फर्टिगेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ मिट्टी लिखी हुई है और उस मिट्टी में कौन सी मेन क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो लिखा हुआ है। तो रेड सॉइल में उगाया जाता है ग्राउंड नट। जब आप मूंगफली खा रहे होंगे, जब कभी आप देखते होंगे, कई बार देखा होगा, मूंगफली के ऊपर जो मिट्टी लगी रहती है ना, उसके छिलके ऊपर वो लाल लाल होती है, वहीं से अंदाजा लगा लो कि रेड सॉइल में ग्राउंड नट उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल, इसको ऐसे याद रख सकते हो, काली है बट इसका उल्टा हो रहा है, कॉटन, कॉटन होता है सफ़ेद, सो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है कॉटन। लेटेराइट, कॉफ़ी, कॉफ़ी की एक वो होती है ना, एक डिश होती है कॉफ़ी का, क्या, लाते, तो लाते से लेटेराइट याद रखना। अलूवियल सॉइल, शुगर केन, डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन सलाइवा में कितने परसेंटेज एंजाइम होता है, तो उसमें लिखा था 1%, 2%, 5%, 10%। तो क्या होता है, ह्यूमन सलाइवा जो होती है उसमें 1% एंजाइम्स होते हैं, बाकी 99% वाटर होता है। अच्छा, इसीलिए जो 1% एंजाइम होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही आप भोजन को मुंह में रखते हो ना, वो तुरंत डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो उन्हीं एंजाइम्स की वजह से। ठीक है। तो ह्यूमन सलाइवा में मेनली 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, पहला टाइलिन और लाइसोजाइम, ध्यान रखना, ये बायो के क्वेश्चन है। फिर व्हाइट फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन में पता है क्या दे देगा? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वो, हाँ, सोडियम दे देगा। ठीक है। अब आपको लगेगा सोडियम रखा जाता है लिक्विड में, आप फटाक से क्या करोगे, बिना देखे सोडियम मार दोगे। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत यहाँ पे आएगी कि सोडियम पानी में नहीं रखा जाता, उसको केरोसिन में रखा जाता है। पानी में तो रख दोगे तो आग लग जाएगी। ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस किस में रखा जाता है? पानी में। जैसे इसको पानी से बाहर निकालोगे ना, आग लग जाएगी इसमें, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर लेता है। फिर अगला पॉइंट है भाई साहब, एनडीएमए से रिलेटेड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री साहब। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मैक्सिमम 9 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन के साथ में। इसमें मतलब चेयरमैन के अलावा इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है। अच्छा, एनएचपीसी, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? फरीदाबाद में है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। फिर ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे देहरादून में। और आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके भी हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। भैया नोट्स बनाते चलो वरना भूल जाओगे, और फिर रेगुलरली इनको पढ़ते रहना। नेफेड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कब स्थापना हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लो, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, मैचिंग में पूछ लेता है। ठीक, यहाँ पे कुछ डैम्स लिखे हुए हैं और किस नदी पर बने हुए हैं, तो ध्यान रखना। मूसा खांड कहाँ पर है? कर्मनशा। ठीक है। फिर सुकमा डुकमा, ये बेतवा नदी पे। परीक्षा, ये बेतवा नदी पे। गोविंद सागर, ये भी ये शहजाद नदी पे है। ठीक। अच्छा, गंगा नदी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? बिजनौर से एंटर करती है, और जो कानपुर शहर है ये इसके राइट बैंक पे स्थित है। ठीक है, दाहिने साइड पे। बनारस किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ था 2023 का, उसमें किसको किसको ये अवार्ड दिया गया था? तो गुलजार साहब, उर्दू के बहुत शानदार पोइट हैं। संपूर्ण सिंह कालरा इनका ओरिजिनल नाम है। गुलजार साहब वही हैं, आपने वो गाना सुना होगा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, है ना, ये गाना इन्हीं का लिखा हुआ है। उर्दू के तो बहुत ही मंझे हुए शायर और पोइट हैं ही, साथ ही साथ बच्चों के कई सारे गाने इन्होंने लिखे हैं।
जैसे मैंने बताया लकड़ी की काठी इन्होंने ही लिखा है ना। और बहुत बहुत शानदार गाने इन्होंने लिखे हैं। जैसे आपने वो गाना सुना होगा कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, दैट इज़ ऑल्सो रिटन बाय गुलजार। और बहुत ही खूबसूरत गाने और भी हैं इन्होंने जो लिखे हैं, ठीक है। दूसरा दिया गया था जगत गुरु राम भद्राचार्य को, संस्कृत स्कॉलर हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भैया जगत गुरु राम भद्राचार्य कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अयोध्या होगा, प्रयागराज होगा, चित्रकूट होगा, और भी कोई एक स्टेट डाल दे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। अब फटाक से आदमी बिना सोचे मार देगा अयोध्या। क्यों? क्योंकि ये रामलला को बहुत मानते हैं, उनको पूछते हैं। अयोध्या में कई बार ये सत्संग और कीर्तन करते हुए देखे जाते हैं। तो आदमी बिना सोचे समझे अयोध्या मार देगा, जो कि सरासर हो जाएगा गलत। ये चित्रकूट के रहने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। चंद्रप्रभा मिलेगा आपको 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, किशनपुर 1972 में, रानीपुर 1977 में और हस्तिनापुर 1986 में। फिर देखो ये एक, बस इसको नोट कर लो, है क्या, प्रेजेंस ऑफ गामा एमिटिंग आइसोटोप्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज डिटेक्टेड बाय, जो पीने का पानी होता है उसमें जब गामा एमिटिंग आइसोटोप्स मिल जाते हैं तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, सिंटिलेशन काउंटर से। नोट कर लो, ठीक है। इडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 19 अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, मल्होत्रा कमेटी के थ्रू, ठीक। हेडक्वार्टर्स इसके हैदराबाद में स्थित है। फिर प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, क्या है प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी में। 1857 रिवोल्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है और उनके लीडर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे गोरखपुर में कौन लीडर था, गजोधर सिंह, गा से गजोधर, गा से गोरखपुर। मेरठ कदम सिंह, सुल्तानपुर शहीद सिंह, मथुरा देवी सिंह और फर्रुखाबाद में लीडर कौन था, नवाब तफज्जुल हुसैन। बात करते हैं मुद्रा योजना की, कब शुरू हुई थी, 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी मुद्रा योजना की। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें क्या है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है और इसमें 3 टाइप्स के लोन दिए जाते हैं। पहला एक है शिशु, जिसमें 50,000 तक लोन दिया जाता है। फिर आता है किशोर, जो कि 50,000 से 5 लाख तक। और फिर आता है तीसरा तरुण, जो कि 5 लाख से 10 लाख तक लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज अंडर मुद्रा योजना। पूछ सकता है कि कितने टाइप के लोन्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ध्यान रखिए शिशु, किशोर, तरुण, है ना। मुझे लग रहा है भाई मज़ा आ रहा है, देखो बढ़िया से भाई नोट करते रहो एंड डेफिनेटली इनको रेगुलर अपडेट होते रहो। रेगुलर इनको बस ऐसे नोट्स उठा लो, पेज पलटते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़िया एंजॉय करते हुए पढ़ो, ऐसे ही सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाओ। आराम से धीरे धीरे आप ऐसा रिवाइज करते जाओगे और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस क्या है, ये जो एयर पोल्यूशन होता है ना उसके इंडिकेटर होते हैं बहुत अच्छे। और ऑप्शन में क्या होगा, ऐसे सेंटेंस देगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछेगा कि ये कहा, जैसे यहाँ पे तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो हाई एयर पोल्यूशन वाले एरिया होते हैं वहाँ पे नहीं उगते, लेकिन स्टेटमेंट में क्या देगा कि ये वहाँ पे उगते हैं। अब आपको पता होना चाहिए तभी सही मारोगे ना आंसर। तो लाइकेंस क्या है, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर है और ये हाई एयर पोल्यूशन जहाँ होता है वहाँ नहीं उगते। सिंपल सी बात है, हाई एयर पोल्यूशन होगा तो भाई कैसे ही उगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ गैसेस हैं, जैसे सीएनजी है, इसमें मिक्सचर किसका होता है, मेथेन का और एथेन का। एलपीजी में मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। जो प्रोड्यूसर गैस होती है उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। फिर वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक, ध्यान रखना ये वाटर गैस कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, एक लाइट ईयर में, इसको ईयर नहीं इसको ईयर बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईयर एंड ईयर। वाई हटा दोगे तो ये ईयर हो जाएगा, कान वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको वाई को हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। बट अगर वाई ऐड कर दूँ तो वो ईयर की जगह पे ईयर हो जाएगा, ठीक। सो एक लाइट ईयर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक साल में जो रोशनी है, लाइट है, वो कितनी दूरी तय करती है, उसी दूरी को कहते हैं 1 लाइट ईयर।
9.46 into 10 to the power 15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हो, सलाह देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जा करके वहाँ पे लिख दीजिए। कोई भी कैसी भी प्रतिक्रिया हो वहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और रेगुलर बने रहिए। ऐसे ही हम अच्छे से अपनी नोट्स को बढ़िया से बेहतर तरीके से रिवाइज करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।